नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में भी परीक्षा होने जा रही है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के। इसलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे ऑथेंटिक पॉइंट और विस्तार से व्याख्या के साथ बताने जा रहा हूं। अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का कोशिश करेंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आंसर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्या कहते हैं? और भी बहुत सारे पंक्तियां हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल के आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को माना है। कालक्रम के अनुसार की दृष्टि से कृपाराम रीति काल के प्रवर्तक मानते हैं। तो इस तरह से मैंने व्याख्या किया हूं, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए देखिए, हमेशा कोशिश कीजिए व्याख्या के साथ पढ़ने का, तो परीक्षा हॉल में सफलता आपकी निश्चित होगी। सेकंड क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का कालक्रम अनुसार बताइए। देव, केशव, चिंतामणि, पद्माकर। ठीक है, यहाँ पे केशव, चिंतामणि, देव, पद्माकर है। और थर्ड है सी में चिंतामणि, केशव, पद्माकर। और डी में है केशव, पद्माकर, चिंतामणि, देव। तो कालक्रम के अनुसार अर्थात जन्म के आधार पर इनकी समय सीमा बताने के लिए बता रहा। ऑप्शन बी बिल्कुल मेरा सही है। दास का जन्म 1955 ईस्वी में होती है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी और चिंतामणि का 1609 ईस्वी। और लास्ट में देव कवि का है 1673 ईस्वी। और पद्माकर, इस तरह से मेरा अनुकय सही हो जाता है। तो ऑप्शन मेरा बिल्कुल भी सही है, राइट आंसर। थर्ड है, विशिष्टता द्वैतवाद के प्रस्तुता अर्थात शुरुआत करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, माधवाचार्य। बिल्कुल ऑप्शन ये सही है, रामानुजाचार्य है विशिष्टता द्वैतवाद का। इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य किए थे और इन्होंने एक मत चलाए थे, उस मत का नाम था श्री संप्रदाय। ठीक है, विशिष्टता द्वैतवाद मतलब इसमें भगवान को क्या करना है, ये कौन सा भगवान, तो ये दर्शन में आता है। प्रवर्तक मतलब होता है शुरुआत करना, और संप्रदाय मतलब होता है चलाना, आगे चल करके उसको विकास करना। द्वैतवाद माधवाचार्य, ठीक है, ये ब्रह्म संप्रदाय चलाए थे। अद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य है, जिन्होंने अस्मात् संप्रदाय चलाए थे। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा रुद्र संप्रदाय चलाई गई थे। द्वैतवाद निर्विकाचार्य शंकादि संप्रदाय चलाए थे। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभ भाई, जो रुद्र संप्रदाय के नाम से फिर ये संप्रदाय चलाए थे। तो इस तरह से 6 पॉइंट में रिलेट करके बताया हूँ। तो इसीलिए आज का क्लास बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत ही लाभ होगा सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। 4 है, आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा रहा है प्राकृतिक, पाली, डिंगल, पिंगल या खड़ी बोली। आंसर डिंगल, पिंगल, खड़ी बोली जिसे मिश्रित। आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा डिंगल, पिंगल मिश्रित थी। डिंगल मतलब राजस्थानी प्लस अभ्रंश और पिंगल मतलब होता है राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा। 4 है, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? बिसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वी रासो, खुमान रासो। आंसर ये पृथ्वी रासो का है। क्वेश्चन क्या कहता है? कैमासवाद। ठीक है, तो ये पृथ्वी रासो की घटना है। कैमासवाद किस पृथ्वी रासो की प्रमुख घटनाएं जो पृथ्वी राज रासो की ग्रंथ की रचनाकार चंद्रवरदाई की है? बिसल देव रासो की नरपति नाल ने रचना की है। खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक के द्वारा। 5 है, भरतेश्वर बहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन, रासो, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य। भरतेश्वर बहुरास के बारे में चर्चा किया, ये जैन साहित्य की है।
भरतेश्वर बहुरास इनमें से जैन साहित्य की काव्य धारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरि है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया। शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा आते हैं। इनको राहुल सकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि मानते। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। सरहप्पा का संरचना कौन है? दोहा कोश है। गोरखनाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकल करके आया हुआ है। किसी यदि आपसे पूछा गोरखनाथ पंथ किस यथी से आया शाखा से, तो आपका आंसर होना चाहिए वज्रयान संप्रदाय से निकल करके आई हुई है। 6 है, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? स्वयंभू, विद्यापति, चंद्रवरदाई, जगनिक। आंसर विद्यापति को। किसे? राजशेखर को। विद्यापति की अनेक उपाधियां प्राप्त, इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे आदिकाल कवि विद्यापति राजशेखर की उपाधि प्राप्त है। अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कृतिसी के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय से आते थे। बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हर प्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों के मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद ने इन्हें सिंगार रस की छिंदवाहक कवि कहा। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से भी सुशोभित किया गया है, जैसे अभिनय जादे, ठीक है, कवि शेखर, कंठार कवि, न कवि शेखर, खेरन कवि, दसवाहन कवि, पचानन कवि, मैथिल कोकिल आदि शब्दों से इनको संबोधित किया गया था। उपाधियां प्राप्त है किनका? तो विद्यापति का। ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। 7 है, नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? किसका? नागरी प्रचारिणी सभा से, ठीक है, पृथ्वी रासो को। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? 1, 2, 3। एक जो थे वो प्रमाणिक मानते थे, दूसरा अप्रमाणिक मानते थे, और तीसरा जो थे वह अर्ध प्रमाणिक मानते थे। मतलब ये 50-50, ठीक है। तो इधर के उधर कौन कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टांड, श्यामलाल दास, डी है गौरीशंकर, हीरानंद ओझा। आंसर बी, कर्नल टांड। तो पूछ रहा है कि प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो कर्नल टांड आप लगाएंगे। व्याख्या देख लीजिए। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे और कर्नल टांड प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। 3 मत वाले थे यहाँ पे चंद्रवर्ध, ठीक है, किसको? पृथ्वीराज रासो को मानने वाले। सेकेंड जो विद्वान हैं वो अप्रमाणिक मानते हैं। किन किन लोगों के द्वारा? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामलाल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, बुल्लर और मुरादी दीन। ये सब अर्थ या प्रमाणिक मानते हैं, पर इसी का अपोजिट है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा और डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी और मुनिजित विजय, ये सब अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। 8 है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? शिव सी सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को, मिश्र बंधु को। पूछ रहा है हिंदी साहित्य को, ठीक है, व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने वस्तुतः काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है तथा इसे आगे परिविधित एवं व्यवस्थित करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया है। 9 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भगीरथ मिश्र। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आंसर सी, रामकुमार वर्मा।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, प्रकाशन वर्ष 1938 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास स्थान सर्वोच्च है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ हिंदी के साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य के उद्भव काल के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा 2 किताबें, 2 ग्रंथें लिखी गई थी। कौन कौन? इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, और दूसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो ये दोनों ग्रंथों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। और थर्ड है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो 3 हो जाते हैं। 10 है रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा था? श्री कृष्णलाल। बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सी है परशुराम चतुर्वेदी। डी है मिश्र बंधु। तो पूछा अलंकृत काल, ठीक है। अनेक विद्वानों ने रीति काल को, आदि काल को अनेक नामों से संबोधित किया है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रीति काल का। आंसर डी, मिश्र बंधु के द्वारा रीति काल को अलंकृत काल कहा गया था। मिश्र बंधु 3 भाई हुआ करते थे, ठीक है। इनके द्वारा मिश्र विनोद नाम करके एक पुस्तक निकाली गई थी। मिश्र बंधु रीति काल को अलंकृत काल कहा। रीति काल को भिन्न भिन्न नाम इस प्रकार, जैसे रीति काव्य जॉर्ज गिरियसन महोदय कहते हैं, अलंकृत काल मिश्र बंधु कहते हैं, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा VVI आप लगा लेंगे, और सर्वमान्य नाम इसे रखा गया है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं, कला काल रामाशंकर शुक्ल कह करके संबोधित करते हैं। 11 है अमरकांत प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन? तो अमरकांत किस उपन्यास का पात्र रहा था? आंसर बी, यह कर्मभूमि की था। उपन्यास सेवा सदन प्रेमचंद्र के द्वारा इसके पात्र कौन कौन थे? सुमन था, गजाधर था, कृष्णचंद्र था और संता। कर्मभूमि में यह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, पर इसके पात्र अमरकांत था, समरकांत था, मैना था, सुखदा था और सकीना। एक गबन है, गबन भी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, जिनका जलपा, रामनाथ, रतन जोहरा इत्यादि। रंगभूमि प्रेमचंद्र के द्वारा सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार और विनय, ये सब किसका? रंगभूमि के पात्र थे। तो इन पात्रों को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12 है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी है वृंदावन लाल। आंसर सी, चंद्रधर शर्मा। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी थी। कब लिखे थे? उसने कहा था 1915 ईस्वी, सुखमय जीवन 1911, बुध का कांटा 1914। 3 कहानियां लिखे थे। आप इसे VVI लगा लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। उसने कहा था, ये तो बहुत बार आया है, और सुखमय जीवन और बुध का कांटा, ये तीनों क्वेश्चन हमेशा, तीनों कहानियां हर बार पूछी जाती है हर एग्जाम में। 13 है मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, सी ममता कालिया, डी इंदु बाली। तो मुखौटा किनका है? ध्यान रखेंगे, ये ममता कालिया का ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? ममता कालिया। अन्य भी है, जैसे कहानी छुटकारा, एक आदत औरत, 3rd है प्रतिदिन, और 4 है सीट नंबर 6। ये भी इन्हीं की कहानी है, ममता कालिया का। पर मन्नू भंडारी की बात करें तो मन्नू भंडारी के द्वारा बहुत सारी कहानी लिखी गई थी। मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक फ्लैट, सलाम आदि, ये मन्नू भंडारी की कहानियां हैं। मंजुल भगत की कहानियां जैसे गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा और अंतिम बयान, ये मंजुल भगत की कहानियां हैं। और इंद्रबली की कहानियों को भी ध्यान रखेंगे, जैसे इनके द्वारा धरातल लिखी गई थी, चुंबन लिखी गई थी, पंचमा युग किनके द्वारा? इंद्रबली के द्वारा लिखी गई थी। 14 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में कौन सा है? सांध्य गीत है, निर्जा, रसीम, निहार। निहार बी में निहार, रसीम, निर्जा, सांध्य गीत। सी है रसीम, निर्जा, सांध्य गीत, निहार, और डी है निर्जा, सांध्य गीत, निहार, रसीम।
तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रकाशन वर्ष का। आंसर ये बिल्कुल मेरा सही है। थोड़ा सा व्याख्या, संध्या गीत का समय सीमा 1936 में आई थी, ठीक है। निर्जा 1935 आप लगा लेंगे। रसीम जो था 1932, ठीक है। और निहार जो था 1930। ये बिल्कुल मेरा सही ऑप्शन है। तो इस तरह से बी मेरा आरोही क्रम में सटीक बैठा है। 15 है, संरचनावाद का जनक माना जाता प्लेटो, सास्यूर, सी है अरस्तु, डी है लेविस्ट्रस। तो संरचनावाद के जनक कौन है? आंसर बी सास्यूर है। संरचनावाद का जनक सास्यूर को माना जाता है। सास्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेत की एक प्रणाली है और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। 16 है, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? वेदना, करुणा, अभिधा, लक्षणा। तो शब्द शक्ति का भेद नहीं है। आंसर बी करुणा। करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे अभिधा का अर्थ समझिए, शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा मुखार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शब्द शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना जब अभिधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीक होती है उसे शक्ति का व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। 70, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, जादे, भामक, आनंदवर्धन। अलंकारवादी आचार्य के नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। ऑप्शन डी आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है अलंकारवादी आचार्य नहीं है, बल्कि ये ध्वनिवादी आचार्य, जबकि अन्य तीनों अलंकारवादी आचार्य हैं। जैसे भामक काव्य अलंकार, जयदेव चंद्रलोक, आनंदवर्धन ध्वन्यात्मक और केशवदास कवि प्रिय है। तो ये सब पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। 18 है, कमानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, वासना। बी है चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, वासना। और सी है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। तो मेरा बिल्कुल ऑप्शन सी सही बैठता है, ठीक है। सी चिंता से स्टार्टिंग होता है, एक नंबर पर चिंता, दूसरा पर आशा और तीसरा पर श्रद्धा और चौथा पर काम और 5 नंबर पे वासना आती है। देखिए, कमानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम अनुसार चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना है। कमानी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कमानी को छायावाद का उपनिषेध कहा गया है। किसको? तो कमानी का। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रसाद जी के अन्य प्रमुख कविताएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार इनके अन्य कविताएं हैं। उच्च शोकोच्छ्वास और वज्रवाहन का कानून कुसुम, प्रेम पार्थिव, चित्राधर, झरना, आंसू लहर आदि भी इन्हीं की कृतियां हैं। 19 आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर किसी काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीति प्रिय। ध्यान रखें, आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर के बारे में यहाँ चर्चा किया। आंसर सी रीतिमुक्त। आलम, बोधा, घनानंद, ठाकुर रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीति काल के 3 भाग हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध माने जाते हैं। रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, केशवदास, कुलपति मिश्र आदि। रीतिसिद्ध प्रमुख कवि हैं बिहारी और सेनापति वृंद कवि हैं। 20 सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, नावक का क्या अर्थ है? तीर, नायक, बहेलियां, नाविक। आंसर यहाँ पे तीर होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखें कि नावक का 2 अर्थ निकलता है, एक तीर और दूसरा मधुमक्खी का डंक।
तो कविता के भावार्थ में डंक हो जाएगा, क्योंकि जब डंक मारती है छोटा लगता है देखने में, लेकिन दर्द जो होता है पूरे शरीर में होता है, और मधुमक्खी से पूरे हाथी का भी शरीर क्या हिल जाती है। तो यहाँ पे तीर का अर्थ होता है, नावक का अर्थ होता है, डंक भी होता है और तीर भी होता है। तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। कविता जब आप पढ़ेंगे तो हमेशा शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।